अध्याय 1। उन्हीं मंजरों में था जो शहर बसा। बाबू का ट्रांसफर पहली दफा प्लेन्स में होने पर हम लोग रामनगर आए। उसके पहले हम पहाड़ यानी अल्मोड़ा में रहते थे। खताड़ी नाम के मोहल्ले में हमें जो मकान किराए पर मिला वो रामनगर के भीतर बसने वाले दो मुल्कों के ऐन बॉर्डर पर था। आजाद भारत के हर सभ्य नगर की तरह रामनगर के भी अपने अपने हिंदुस्तान और पाकिस्तान थे। घर के पीछे नजदीक ही एक मंदिर था। लाउडस्पीकर पर सुबह शाम भजनों का एक घिसा हुआ रिकॉर्ड बजता। रिकॉर्ड की सुई 4 या 5 जगह अटक जाती थी। ऐसा होने पर उसमें से या पर ठहरी हुई आवाज तब तक आती रहती जब तक कि कोई धर्मात्मा सुई को उठाकर आगे पीछे न रख देता। सामने वाली खिड़की से बाईं तरफ देखने पर 30 मीटर दूर मस्जिद की चमकीली मीनार दिखाई देती, जहां से दिन में 5 बार अजान आती थी। रामनगर आने से पहले मैं इन धार्मिक आवाजों से अनभिज्ञ था। रामनगर में शोर बहुत होता है, दफ्तर से आने के बाद बाबू अक्सर कहते। मस्जिद के सामने खलील सब्जी वाले की दुकान थी। घर की सब्जी वहीं से आती। सब्जी लेने मां वहां जाती तो किसी पड़ोसन को साथ ले जाती। लौटती तो मुसलमानों के बारे में कुछ ना कुछ जरूर कहती। मुसलमानों और अन्य नए विषयों से संबंधित मेरा सामान्य ज्ञान रामनगर में बने मेरे पहले दोस्त लफत्तू की दी हुई सूचनाओं से हर रोज समृद्ध होता था। एक नंबर का चोर माना जाने वाला लफत्तू तोतला और पढ़ने में बेहद कमजोर था। उसके घर वाले उसे बौड़म कहकर बुलाया करते थे। कभी कभी जब मां को रसोई में ज्यादा काम होता तो धनिया पुदीना जैसी छोटी चीजें लाने मैं ही जाया करता। खलील से कहना पैसे कल देंगे और लफत्तू को ले जाना साथ में। बुरादे की अंगीठी के सामने बैठी मां हिदायत देती तो मन में एक अजीब सी हुड़क उठती। थोड़ा डर भी लगता। मस्जिद से लगे पटरों पर बच्चा दुकानें सजी होती थीं। सफरी 5 की दो, कटारी 5 की दो की हांक लगाते टोकरियों में माल सजाए बैठे बच्चे छोटे मोटे व्यापार करते थे। रामनगर में अमरूद को सफरी और इमली को कटारी कहा जाता था। दुश्मन मोहल्ले में घुसते ही बच्चा दुकानदार हमेशा की तरह कुछ ना कुछ अंट शंट कहकर डराने की कोशिश किया करते, लेकिन मैं उनकी तरफ देखता भी नहीं था। खलील के यहां से चुपचाप सब्जी खरीदता और घर का रास्ता नापता। हां, लफत्तू साथ होता तो हिम्मत बनी रहती थी। दुकान में बैठा खलील उन बच्चों पर दुनिया भर की लानतें भेजा करता था। उस दिन पुदीने की गड्डी लिए लफत्तू और मैं वापस लौट रहे थे जब मैंने एक पल को पटरे पर लगी दुकानों की तरफ आंख उठाई। हे भगवान! मेरा दिल तड़क गया। 6-7 साल की एक लड़की छोटे छोटे कुल्हड़ों में खीर बेच रही थी। खीर ले लो, खीर ले लो। उसकी आंखें मुझ पर लगी हुई थीं। मेरा पेट फूलकर गले में अटक गया। पहली इच्छा मन में यह आई कि उसकी सारी खीर खरीद लूं, लेकिन तुरंत ख्याल आया कि जेब में थैला भी नहीं था। खीर खागा? उसने वहीं से चिल्लाकर मुझसे पूछा। अमरूद, इमली बेच रहे बाकी बच्चों ने भी कुछ जरूर कहा होगा, लेकिन पता नहीं किस तरह से हिम्मत करता हुआ मैं उसके सामने खड़ा हो गया। कितने की है? मैंने पूछा। तू हिंदू हैगा, तेरे लिए फ्री। उसने कुल्हड़ मेरी तरफ बढ़ाया और फुसफुसाकर बोली,
सकीना हैगा मेरा नाम। शादी करेगा मुझसे? याद नहीं कब कैसे घर आए। रात खाना खाने के बहुत देर तक नींद नहीं आई। चमचम दांतों वाली सकीना की मुस्कुराती सूरत मन से हटने का नाम नहीं ले रही थी। उसका शादी करेगा मुझसे कोहराम मचाए हुए था। जल्दी सोता क्यों नहीं? मां ने झिड़की लगाई। उसे क्या पता, मुझे सकीना से मोहब्बत हो गई थी और मोहब्बत में नींद कहां आती है। कुछ दिन पहले बाबू के साथ हमने एक पिक्चर देखी थी जिसके अंत में हीरोइन ने हीरा चाटकर खुदकुशी कर ली थी। मरी हुई हीरोइन का हाथ थामे हीरो रोता जाता था। तुमने ऐसा क्यों किया मीना? क्यों किया ऐसा? नींद उड़ी हुई थी और पिक्चर का वही आखिरी सीन जहन में चिपक गया था। पहली मोहब्बत ने मेरी कल्पना को पागल बना दिया था। घर वालों ने सकीना के साथ मेरी शादी कराने से इनकार कर दिया। मुसलमान की बेटी को घर लाएगा? पैदा होते ही मर क्यों नहीं गया? जैसे डायलॉग भीतर गूंज रहे थे। ऐसे में मैंने खुदकुशी कर ली। मां, बाबू, भाई, बहन सारे बुरी तरह रो रहे थे। सकीना की एंट्री हुई। तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों किया? अशोक! सकीना रोती जा रही थी। मैं बड़ी मुश्किल से रुलाई रोके हुए था। सकीना के विलाप के बाद मैं तकिए के नीचे सिर दबाए सचमुच रोने लगा। बत्ती बंद की जा चुकी थी। मैंने बाबू का अपने सिराने तक आना सुना। उन्होंने हौले से पुकारा तो मैंने गहरी नींद का बहाना बना लिया। इतवार को सारे बच्चों को डॉक्टर के पास कीड़ों की दवा खिलाने ले जाना पड़ेगा। प्लेन्स का पानी ठीक नहीं होता। वो धीमी आवाज में मां को बता रहे थे। अध्याय 2। बागड़ बिल्ले का टौचा। मुझसे थोड़ा बड़े यानी 12-13 साल के लड़के गुल्ली डंडा और कंचे खेला करते थे। लफत्तू मेरी उम्र का था, लेकिन चोर के रूप में उसकी ख्याति होने के कारण ये बड़े लड़के उसे अपने साथ खेलने देते थे। उसका नया दोस्त होने के नाते मुझे खेलने को तो कम मिलता था, लेकिन बिना गाली खाए उनके कर्म क्षेत्र के आसपास बने रह सकने की इजाजत होती थी। गुल्ली डंडा खेलते वक्त वो मुझे अक्सर पदाया करते थे, लेकिन उनके साथ हो पाने को मैं एक उपलब्धि मानता था, सो खुशी-खुशी पदा करता। कभी-कभी खासतौर पर जब लफत्तू अपने पापा के बटुए से पैसे चुरा कर लाया होता था, ये लड़के घुच्ची खेलते थे। घुच्ची के खेल में कंचों के बदले 5 पैसे के सिक्कों का इस्तेमाल हुआ करता था। 5 पैसे में बहुत सारी चीजें आ जाती थीं। इस खेल में लफत्तू अक्सर हार जाता, क्योंकि उसका निशाना कमजोर था। वो उम्मूमन अठन्नी या 1 रुपया चुराता था। बड़े नोट न चुराने के पीछे उसकी दलील ये होती थी कि उन्हें तुड़वाने में जोखिम होता है। गुच्ची में 1, 2 और 5 पैसे के सिक्के चाहिए होते थे। चुराई गई अठन्नी-चवन्नी के बदले इन सिक्कों को हासिल करने के लिए उसे चाय की दुकान वाले शेरदा या जब्बार कबाड़ी के पास जाना होता था। एक बार वो पूरे 5 का नोट चुरा लाया, जिसे तुड़ाने के लिए वो मुझे अपने साथ लक्ष्मी बुक डिपो लेकर गया। वहां जाने से पहले उसने मुझे नोट थमाया और कहा कि मैं अपने लिए कोई मैगजीन खरीद लूं। वो मुझे अपने साथ इसलिए लेकर गया था कि बकौल उसके मुझे होशियार माना जाता था। ऐसे बच्चों पर कोई शक नहीं करता। कृतज्ञ होकर मैंने बच्चों वाली एक मैगजीन खरीद ली। 70 पैसे की थी। नोट मेरे हाथ से लेते हुए लक्ष्मी बुक डिपो वाले लाला ने एक नजर उत्तेजना से लाल पड़ गए मेरे चेहरे पर डाली, लेकिन कहा कुछ नहीं।
गल्ले से पैसे निकालते हुए तनिक तिरस्कार के साथ लफत्तू की तरफ देखते हुए मुझसे ही पूछा, इस लौंडे का भाई लौट के आया कि ना? सारा शहर जानता था कि लफत्तू का बड़ा भाई पेतू हाई स्कूल में तीसरी दफा फेल हो जाने के बाद घर से भाग गया था। पैसे काटो अंकल जी और अपना काम कर लो। लफत्तू ने हिकारत और आत्मविश्वास का प्रदर्शन करते हुए अपनी आंखें फेर लीं। आज कल के लौंडे, कहते हुए लाला ने मेरे हाथ में पैसे थमाए। लफत्तू की हिम्मत पर मैं फिदा तो था ही, अब उसका मुरीद बन गया कि उसे बदतमीज बड़ों से जरा भी भय नहीं लगता। हम देर शाम तक मटर गश्ती करते रहे थे। बादशाहों की तरह मौज करने के बावजूद 2 का नोट बचा हुआ था। अब गुच्ची के अड्डे पर जाना था। बदकिस्मती से उस दिन शेरदा की दुकान बंद थी और जब्बार कबाड़ी भी कहीं गया हुआ था। नोट के छुट्टे कराने के लिए लफत्तू को साहजी की चक्की पर जाना पड़ा। साहजी ने लफत्तू को टूटे पैसे तो नहीं दिए, उसके पापा को बता देने की धमकी जरूर दी। सिक्के नहीं मिले। गुच्ची कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। इस हादसे के बाद मैगजीन घर ले जाने की मेरी हिम्मत नहीं थी। मैं उसे रास्ते में गिरा आया। अगले दिन मालूम पड़ा साहजी ने वाकई चुगलखोरी की, जिसके बाद लफत्तू के पापा ने उसे नंगा करके बेल्ट से थूरा। तब से लफत्तू ने अठन्नी, चवन्नी या हद से हद 1 के नोट की लिमिट बांध ली। गुच्ची खेलने में बागड़ बिल्ला के नाम से मशहूर एक उस्ताद लड़का था। उसकी एक आंख में कुछ दोष था और गौर से देखने पर मालूम पड़ता था कि 5 के सिक्के पर निशाना लगाने के वास्ते भगवान ने उसे आंखों की रेडीमेड जोड़ी बख्शी थी। छोटी वाली आंख की पुतली का आकार भी 1 पैसे के सिक्के जितना हो चुका था। बागड़ बिल्ला नित नए और वयस्क मुहावरे बोला करता। उन अश्लील मुहावरों को मैं अक्सर पाखाने में धीरे धीरे बोलने का अभ्यास किया करता। उस वक्त ऐसी झुरझुरी होती थी जैसे कई सालों बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से बड़ी गाली देते हुए भी नहीं उठी। रामनगरी जबान में निशाने को टौचा कहा जाता था। टौचे का असली खलीफा अलबत्ता हमारे शहर और जीवन से कई प्रकाश वर्ष दूर बंबई में रहता था। जिस दिन कोई दूसरा लड़का जीत रहा होता, बागड़ बिल्ला उसकी दाद देता हुआ हिंदी पिक्चरों के एक विख्यात चरित्र अभिनेता को रामनगर के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित करता, अपना फेवरेट जुमला उछालता। आज तो मदनपुरी के माफिक चल लिया घनश्याम का टोचा।